अभी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर शैलेश भाई जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सर का। और उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगी पप्पू जी, एसके सुभाष जी और नितिन जी स्टेज पे आ जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर जयेश जी को। जगेश जी प्लीज स्टेज पे आ जाए। जी सॉरी, सिमिलर था तो वो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और उनके स्वागत के लिए मैं मिस्टर दीपक जी, जिगर जी और महावीर एवरेस्ट को चाहूंगी स्टेज पे आ जाए। थैंक यू सो मच। तो सर हमें BIS के बारे में समझाने वाले हैं। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण सबको। जैसे कि आप सब जानते हैं कि BIS अभी हमारी इंडस्ट्री में एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पास हुआ है। स्टैंडर्ड्स बर्तन के काफ़ी सालों से थे, काफ़ी दशकों से थे, लेकिन अभी कंपल्शन हो गया है, यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ गया है। अगस्त को वो ऑर्डर निकल चुका था और जो अलग अलग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, उनको अलग अलग रियायतें दी गई थी। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या है, उसके नॉर्म्स क्या थे और किस प्रकार से वो हमारी इंडस्ट्री को आगे इफ़ेक्ट करेगा, उसके लिए मैं चाहूँगा कि शैलेश भाई आगे आपको बताएं। Hello, I'm Shailesh Shah. I'm the president of the All India Stainless Steel Industries Association. और हम लोग इस BIS के बारे में बहुत टाइम दिल्ली गवर्नमेंट इंटरेक्शन किया हुआ है और यूटेंसिल्स पैनल में भी हम मौजूद है आज की तारीख में स्टैंडर्ड्स को चेंज करने के लिए। तो हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, कोई फॉर्म का कोई क्लॉज पूछेंगे, सेक्शन पूछेंगे तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जो जानकारी है गवर्नमेंट के इंटरेक्शन के साथ तो वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। हम भी आपकी तरह व्यापारी है, हमारी खुद की भी फैक्ट्री है। तो ये अवेयरनेस ऑन BIS एंड QCO, जैसे जगेश ने बताया कि BIS स्टैंडर्ड्स तो लगे हुए थे यूटेंसिल्स पे बहुत सालों से, लेकिन QCO माने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आने की वजह से वो कंपलसरी हो जाता है कि उनका स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड्स क्या है, कौन लगाता है, तो हम उस वैसे शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये है प्रेजेंट स्टेटस। तो IS स्टैंडर्ड जो है वो शीट कॉइल फॉर यूटेंसिल्स, माने यूटेंसिल्स बनाने के लिए आपको सिर्फ 15997 और 5522 ये दो ही प्रकार के रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो। अभी 5522 क्या है, तो उसमें वो 304 जैसे लिखा है 188 एक्सेट्रा, तो 304 वगैरह क्वालिटी उसमें आती है। और अपन जो मार्केट में हाल जो यूज कर रहे हैं वो सब लो निकल ऑस्टेनिटिक ग्रेड यूज कर रहे हैं, जो 15997 में आएगी, जिसमें उन्होंने ग्रेड दिया है N1, N2, N3। तो उसमें N1 जो था उससे बेटर N2 था, N2 से बेटर N3 था, और N5, N6, N7 जो रिसेंटली कंपल्सन जो BIS ने लागू किया उसमें N5 लोअर अच्छा है, N6 उससे थोड़ा कम अच्छा है और N7 एकदम लो क्वालिटी है। वैसे ये ग्रेड्स है। तो N7 में क्या है क्या नहीं, इसकी सब केमिकल कॉम्पोजिशन आप चाहो तो हम आपके एसोसिएशन को वो टेबल जो है वो भेजेंगे, जो जिस चीज़ से आपको मालूम पड़े कि इसमें निकल क्या है, क्रोम कितना है वगैरह वगैरह। लेकिन आपको माल जो लेना है बर्तन बनाने के लिए वो ISI मार्क वाला ही माल लेना पड़ेगा, BIS लाइसेंस होल्डर से ही माल लेना पड़ेगा, वरना यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम। शैलेश भाई आई विल ऐड, ये जो कॉइल का जो है ना बर्तन रॉ मटेरियल अपना
पाटा, कॉयल, शीट, इसके लिए जो 15997 और 5522 जो है ना, इसका QCO 2016 में आ गया था। अपने मार्केट में हलचल नहीं हुई थी क्योंकि वो खाली जो इम्प्लीमेंटेशन था उसका वो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर ही रखा था। जो भी कॉयल आती थी उसका BIS का NOC लगता था, लेकिन फिर भी J3 और ये सब ग्रेड की कॉयल आ रही थी। इसलिए अभी रिसेंटली 1 सितंबर से N5, N6, N7 यानी 0.2% निकल वहाँ से लेके ऊपर तक की कॉयल उसको भी इंक्लूड कर दिया। इसके लिए अभी कॉयल आना बंद हो गई। तो ये उसका इम्प्लीकेशन हुआ, मतलब ये तो पुराना है, अभी ये 3 नए ग्रेड ऐड होने से अपना इंपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक वो बंद है अभी। अच्छा, SS यूटेंसिल्स का जो IS नंबर है वो लिखा है 14756 और ये यूटेंसिल्स एंड ट्राइप्लाई दोनों को ये स्टैंडर्ड्स यही नंबर से लागू पड़ेगा 14756। अब ये जैसे हमने स्लाइड में लिखा है कि पहले जो 50 करोड़ से ऊपर के जिस टर्नओवर है, जैसे अमरचंद भाई के होंगे टर्नओवर उनके ऊपर, तो उनको लागू पड़ता है 9 फरवरी से। दूसरा 10 करोड़ से 50 करोड़ के टर्नओवर को 9 मई से लागू होता है। और माइक्रो इंडस्ट्रीज को जो 1 से 5 करोड़ जो भी नीचे है उनको 9 अगस्त से होगा। माने इम्प्लीमेंटेशन जो 9 ऑर्डर जो 9 अगस्त को निकला था 23 को, उस 1 साल के बाद 9 अगस्त 24 को लागू होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो QCO कौन निकालता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक डिपार्टमेंट है DPIIT, जिसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ये QCO ये निकालते हैं और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी BIS है। तो BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आती है। आज की तारीख में ये दोनों मिनिस्टर के मिनिस्टर ऑनरेबल श्री पीयूष गोयल जी है, दोनों मिनिस्ट्री के। ये एप्लीकेबिलिटी ये BIS की किसको लगेगी? इन्होंने यूटेंसिल्स को 2 भागों में बांटा, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स और कमर्शियल यूटेंसिल्स। तो डोमेस्टिक यूटेंसिल्स की उन्होंने डेफिनेशन बनाई कि जिस बर्तन में 15 लीटर कैपेसिटी की होगी अथवा 500 mm लेंथ विड्थ डाया लेंथ और विड्थ जहाँ मेजर नहीं की जा सकती है, उसी को डोमेस्टिक यूटेंसिल्स गिना जाएगा। कमर्शियल यूटेंसिल्स की उन्होंने फिलहाल कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बनाया है, वो इसके बाद बनाएंगे। लेकिन तो ये डोमेस्टिक यूटेंसिल्स को अभी जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं उसको लागू होगा, उसकी ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। इन्होंने यूटेंसिल्स अपने हैं उन्होंने एक ये कैटेगरी में अलग अलग किए हैं। जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स, तो कुकिंग यूटेंसिल्स उसी को बोलेंगे जो स्टोव पे या कोई भी हीटिंग अप्लायंसेस के ऊपर रखे जाएंगे, उसी को कुकिंग यूटेंसिल्स बोलेंगे। सर्विंग यूटेंसिल्स में उन्होंने दो डिवाइड किया, CS और S। CS माने जो बर्तन कुकिंग के लिए यूज भी होता है और सर्विंग के लिए भी यूज होगा, और S जो लिखा है वो सिर्फ सर्विंग के लिए यूज होगा, जो कुकिंग के लिए यूज नहीं होगा। तो तीसरा है टेबल वेयर, जो टेबल पे अपन पिरोसने के लिए, टेबल पे खाने के लिए जो यूज करते हैं, थाली वगैरह, वाटी वगैरह। और स्टोरेज वेयर, उसमें दो किस्म के हैं, डीप ड्रॉन और फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड माने वेल्डिंग से, और डीप ड्रॉन माने छोटी छोटी स्टोरेज के लिए जो यूज करते हैं, या कोई भी छोटे या बड़े। वो डेफिनेशन तो मैंने आपको दे दिया डोमेस्टिक यूटेंसिल्स का। अच्छा, इन्होंने अभी बर्तन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लाइट, मीडियम, हैवी। क्योंकि ये थिकनेस के बारे में जो झमेला था, इसलिए उन्होंने लाइट, मीडियम, हैवी ऐसा करके डिवाइड किया। हमने सिर्फ अभी जो लास्ट यूटेंसिल्स पैनल की मीटिंग हमारी चली थी कम से कम 5-6 घंटा, उसमें वी केम टू द कंक्लूजन कि लाइट उन्होंने डिफाइन तो सारा किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मिनट्स हमें भेजी नहीं है, माने टेबल बन के हमारे पास आया नहीं है। लेकिन लाइट जो हमने डिफाइन किया है उसमें कुकिंग यूटेंसिल्स वो 0.5, माने अपनी भाषा में बोलो तो 20 पॉइंट, 19-20 पॉइंट,
वो उससे ऊपर आप यूज कर सकते हो, उससे नीचे कुकिंग यूटेंसिल्स आप नहीं बना सकते हो। ऐसे ही अदर्स में माने बाकी सब स्टोरेज वेयर, टेबल वेयर, सर्विंग यूटेंसिल्स, ये सब ने हमने 0.3 माने 12 पॉइंट मेरे ख्याल से होता है, बराबर। तो 12 पॉइंट से ऊपर आप रख सकते हो। इनका ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड था वो 0.9 mm था कुकिंग यूटेंसिल्स में, माने 36 पॉइंट। तो वो हम नीचे करके 0.5 तक लाए हैं। और बाकी उनका जो सर्विंग का 0.7 था, माने अपना 28 पॉइंट था, तो वो 0.3 तक डिस्कस करके लाए हैं, जिससे हम ये चाहते थे कि मार्केट की सारी इंडस्ट्री जो आज की तारीख में बना रही है वो सब कवर होवे, जो ज़्यादा कोई फेरफार या करना नहीं पड़े। तो वो हिसाब से ये स्टैंडर्ड्स, ये थिकनेस अप्रूव्ड हो चुकी है। लेकिन जब तक नोटिफाई नहीं होवे, जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आवे, तब तक कोई बोला नहीं जा सकता है। लेकिन जो तय हुआ है वो आज की तारीख में ये तय हुआ है। मीडियम हैवी भी अप्रूव हो चुका है इसके साथ में, लेकिन टेबल नहीं है मेरे पास, तो वो नंबर सो माने इसके ऊपर अलाउड ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, ट्राई प्लाई में 2.5 mm ही ज़्यादातर आज की तारीख में माल बनता है। हमारा क्लेम था 1.5 के लिए कि भाई 1.5 में, क्योंकि मेरे ख्याल से पैनासोनिक का राइस कुकर 1.2 mm में बहुत सारा मिलता है। तो हमने बहुत आर्ग्यूमेंट किया है, लेकिन फिलहाल मेरे पास डाटा नहीं होने की वजह से हम लोग ज़्यादा फाइट नहीं कर पाए, तो आगे जाके अमेंड करेंगे। अभी तो 2.5 mm से पतला आप ट्राईप्लाई नहीं बना सकते हो। एक इसमें और जैसे स्टैंडर्ड जो है ना, अभी इसमें कैसे है कि एक बॉडी है BIS, उसका एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसकी मीटिंग्स अभी चल रही है। तो उसमें जैसे शैलेश भाई जाते हैं, हितेन भाई जाते हैं, कभी मैं जाता हूँ, तो हम जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें इंडस्ट्री को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसके हिसाब से आप चेंज करिए। और वो टेक्निकल में जो डिस्कशन हो रहा है वो हम यहाँ पे अभी आपके सामने रख रहे हैं। ये फाइनल होगा, नोटिफाइड होगा, और फिर बाद में DPIT उसको अप्रूव करके लाएगी। तो फिलहाल ये सारा जो है, ये जो टेक्निकल कमेटी में अप्रूव हुआ है हमारे जान में, वो हम यहाँ पे पेश कर मतलब बता रहे हैं आपको। तो उसमें कुछ कुछ जो हमें लग रहा था कि अपनी इंडस्ट्री को कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो एक वहाँ पे पॉइंट था कि वर्कमैनशिप का एक पॉइंट लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि बर्तन जो है ना, कोई भी बर्तन में कोई भी डेंट, स्क्रैच, स्प्लिंटर, जैसे जैसे वो स्पॉट वेल्ड मारते तो उसका थोड़ा सा वो निकलता है ना, हाथ को लगता है वो, या और भी कोई भी टाइप का सरफेस डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब वो तो पॉसिबल नहीं है, अपन बर्तन बनाते हैं एकदम 100%, तो उसमें ऐसा हो नहीं सकता। और प्लस सबका अलग अलग देखने का नज़रिया है कि कोई बोलेगा ये चलेगा नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम उसमें ट्राई कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा हल्का किया जाए। तो अभी फ़िलहाल हमने प्रपोज किया है कि उसको कम से कम मतलब हम कर सकें तो वैसा करने की उसमें बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं है। हम प्रपोज कर रहे हैं कि डेंट और इसका जो है ना वो डेफिनेशन वहाँ से निकल जाए, और कुछ सरफेस डिफेक्ट जो है जो नॉर्मली बाजार में अभी अलाउड है वो अलाउड हो जाए, वो अंडर डिस्कशन है। हमने ये प्रपोज करने वाले हैं, सेल बी फ्री फ्रॉम शार्प एजिस, मतलब धार नहीं आनी चाहिए। फिर मेन जो है वो, जैसे गवर्नमेंट को हम ये कहेंगे ना कि बिल्कुल इसको हटा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कुछ जो उनकी साइड से जो दिक्कत है, वो कहते हैं कि भाई बर्तन की शार्प एज होती है, तो वो आप एटलीस्ट उसका टेक केयर करो। तो एटलीस्ट हम वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वो एक पॉइंट रह जाए, चलो शार्प एज नहीं रहे बर्तन में, बाकी चीज़ें आप उसमें से हटा दीजिए। तो वो हम प्रपोज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कि वेल्डिंग में एक पॉइंट ये था, ओरिजिनल जो प्रपोजल था उसमें ये था कि वेल्डिंग वाला कोई भी बर्तन वो खाने के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो पहले उसमें से डिस्कशन में ये निकला कि जो अपने जो बर्तन होते हैं उसको हैंडल होता है वो स्पॉट वेल्ड होता है, तो वो तो आता ही है, तो स्पॉट वेल्डिंग उन्होंने निकाला। फिर धीरे ये बात आई कि काफ़ी बर्तन तो ऐसे हैं जो आर्गन वेल्डिंग होके बनते हैं और खाने के लिए भी बनते हैं, मतलब खाने के लिए भी यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल वेल्डिंग का उन्होंने कंसीडर किया है कि वेल्डिंग को हम अलाउ करेंगे, खाने के कांटेक्ट में अगर आ गया तो भी उसको हम अलाउ करेंगे। अभी वो नोटिफाई होना बाकी है। ईयरली कॉस्ट, अच्छा, इसमें एक जो कॉस्ट वाइज, ये तो टेक्निकल चीज़ें थी, कॉस्ट वाइज जो एक इम्प्लीकेशन हमको आएगा वो ये होगा कि हर साल हमको 0.25 रुपीज़ मतलब 4 आना प्रति यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर हमको BIS को पे करना है।
तो वो हमारी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी मतलब पतले मार्जिन पे करती है काम, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो वो डिस्कशन हो रहा है। उन्होंने एक चीज़ के लिए एग्री किया है कि जो माइक्रो यूनिट्स है जिनका 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, उनको 80% छूट दे दी जाए उसमें। तो फिलहाल वो एग्री हुआ है और बाकी के लिए भी बात चालू है। इसमें जब जो ओरिजिनल आया था स्टैंडर्ड, उसमें ये था कि आपको बहुत सारे टेस्ट करने थे, और जिसके वजह से अपनी जो इंडस्ट्री है वो वैसी नहीं है कि हम एक लैब अपने फैक्ट्री में डाल देवे, क्योंकि जो टेस्ट उन्होंने लिखे थे प्रैक्टिकली ऐसे ही होता कि हमको एक लैब सेटअप करनी पड़ती और एक टेक्निकल आदमी रखना पड़ता, इंजीनियर टाइप का, जो उसको रन करता। जैसे उसमें था कि आप हर बैच में 5000 बर्तन का एक बैच होगा, उसमें एक बर्तन लो और उसमें आप एसिटिक एसिड का एक सॉल्यूशन बना के डालो और उसको गर्म करो इतने घंटे तक, और फिर देखो कि वो उसमें रस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट थे, ड्रॉप टेस्ट वगैरह काफ़ी थे। तो वो सारे टेस्ट फिलहाल के लिए निकाल दिए हैं उसका प्रोविज़न। अभी फ़िलहाल कोई भी टाइप का टेस्ट आपको नहीं करना है, खाली आपको BIS अप्रूव्ड रॉ मटेरियल जो है वो लेना है और उसमें से बर्तन बनाना है। तो ये एक काफ़ी बड़ी रिलीफ हमको मिली है हमारी इंडस्ट्री को। फिलहाल ये रिलीफ जो है वो सिंगल प्लाई यूटेंसिल्स में है, ट्राई प्लाई वगैरह में या कॉपर बॉटम के जो यूटेंसिल्स है उसमें नहीं है फिलहाल। तो उसके लिए भी बात चालू है। फिलहाल नॉर्मल यूटेंसिल्स में ये रिलीफ है कि कोई भी टेस्ट नहीं करना है। खाली एक चीज़ हमको करना है कि उसका कैपेसिटी चेक करना है। तो कैपेसिटी कैसे चेक करेंगे? लीटर्स में हमको चेक करना है। अगर 1 लीटर से छोटा बर्तन है तो 10 ml के ब्रेक में, मतलब 10 ml के पार्ट्स में उसको हमको चेक करना है। यानी मान लीजिए 995 हुआ तो 990 उसको मानना है, 10 के पार्ट्स में मानना है लोएस्ट साइड में। तो वो एक कैपेसिटी चेक हमको करना है। और 1 लीटर से ऊपर है तो 50 के ब्रेक में उसको करना है। मार्किंग के ऊपर शैलेश भाई, अभी मार्किंग जो है बर्तन के ऊपर मार्किंग करना कंपलसरी है, आवश्यक है। तो उनकी तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। तो हमने बताया छोटे छोटे बर्तन होंगे, ये होंगे, वो होंगे, तो कैसे पॉसिबल है, पढ़े लिखे सब होते नहीं है, तो ये सब मैनेजमेंट डिफिकल्ट है। तो उन्होंने 3-4 पॉइंट निकाल के बोला एक इतना तो कंपलसरी होना मार्किंग आप ईचिंग कर सकते हो, एम्बोस कर सकते हो, स्टिकर भी चलेगा। तो हमने वो स्टिकर भी बोला चलाना पड़ेगा, माने बॉक्स के ऊपर करो या बर्तन के ऊपर करो। तो ये उन्होंने जो किया है मार्किंग के बारे में कि पहले कैपेसिटी, तो कैपेसिटी या तो लीटर्स में लिखो या तो डायामीटर सेंटीमीटर्स में लिखो, दोनों में से एक कंपलसरी होना चाहिए। दूसरा है क्लासिफिकेशन, तो इसमें आप लाइट मीडियम हैवी लिखो अथवा थिकनेस ऑफ द शीट, कौन सी थिकनेस में से माल बनाया है वो लिखो, दोनों में से एक होना कंपलसरी है। तीसरी बात है मटेरियल ग्रेड, माने N1 यूज़ किया है, N6 यूज़ किया है, N7 यूज़ किया है, वो आपको लिखना है। हम इसमें सजेस्ट करने वाले हैं कि कोई रेंज दिया जाए, N1 से 3, N5 से N7, ऐसा कोई रेंज दिया जाए, क्योंकि कंपलसरी कभी अपन को माल कम पड़ जाता है तो दूसरी ग्रेड से उठा के अपन माल बना देते ऑर्डर पूरा करने के लिए। तो ये प्रपोजल रखने वाले हैं, फिर जो होगा वो देखेंगे, लेकिन ग्रेड मेंशन करना है। फिर नेम और आपकी कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरर्स नेम और द ब्रांड नेम, ये मेंशन करना है। और भी एक बैच नंबर की बहुत समस्या है, बैच नंबर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने उनको समझाया, तो उसके बाद नक्की किया कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर मेंशन किया जाए, जो मेरे ख्याल से अपन बहुत सारे जन करते ही है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। तो क्योंकि नहीं तो अपना पैकिंग मटेरियल और सब बहुत वेस्ट हो जाता है, तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर के लिए माने हुए हैं। तो ये इतना मार्किंग आपको बर्तन के ऊपर करना कंपलसरी है, बॉक्स के ऊपर या बर्तन के ऊपर, फिर चाहे एम्बोस करो, स्टिकर लगाओ, व्हाटएवर इट इज। तो ये है, वी कैन टेक अप योर क्वेश्चंस इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस फॉर दिस, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस BIS। किसी को कोई सवाल हो, कोई ये हो तो आप बताइए। जितना BIS ने क्लियर किया उतना हम दे सकते हैं जवाब,
वरना आपका पॉइंट नोट डाउन करेंगे। बोलो। हमें इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा BIS के लिए? हाँ, BIS का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा BIS लाइसेंस नंबर लेने के लिए। ये कब तक, मतलब जैसे आपने जो पीरियड बताया वो पीरियड के पहले हमें कर देना पड़ेगा? हाँ, फिलहाल तो करना पड़ेगा। हमारी कोशिश जारी है कि इसको डिफर किया जाए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड नहीं हुए हैं, इट इज अंडर द रिवीजन। तो हमने उनको लिखा हुआ है कि जब तक स्टैंडर्ड्स फाइनल नहीं होते हैं, ड्राफ्ट नोटिफाइड नहीं होता है, तो इंडस्ट्री को भी टाइम चाहिए टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस प्रोसीजर्स। तो लेट्स होप सो, दे हैव प्रॉमिस्ड अस, बट until it doesn't come on the paper, we cannot say anything. और ये कहाँ पर होगा? जैसे BIS का भाईंदर वालों को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो अभी मतलब अपने जान में यहाँ पे जो मुंबई का है वो पवई में है उनका ऑफिस, अंधेरी में लैब है और पवई में ऑफिस है, तो वहाँ से उनको करना है, अपने को करना है। हालांकि ये भी एक चैलेंज है क्योंकि BIS जो है उनके पास एक स्टाफ की लिमिटेशन है और एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट पे आया, फुटवेयर पे आया, खिलौनों पे आया, अपने पे आया, तो वो सब कैसे हैंडल करेंगे उसकी भी एक विषय है। तो उसी वजह से हम थोड़ा चाह रहे हैं कि आगे थोड़ा टाइम मिले। और दूसरा हम एज एन एसोसिएशन हम कंसल्टेंट को 2-3 कंसल्टेंट को अपॉइंट करेंगे, तो जिससे मेंबर्स को ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़े, ढूंढना नहीं पड़े। आपका कुछ क्वेश्चन था? अनफिनिश प्रोडक्ट पर कैसे अप्लाई होगा? जैसे कालवट बेचते ज़्यादातर लोग यहाँ पे। हमने एक क्वेश्चन रेस किया हुआ है कि हमारे मार्केट में प्रैक्टिस है कालवट माल बेचने की, तो कैसे इसका प्रोसेस किया जाएगा? वी आर होपिंग दैट आंसर विल कम इमीडिएटली इन द नेक्स्ट अपकमिंग यूटेंसिल्स पैनल मीटिंग। हमने ऑलरेडी रेस किया हुआ है। When is the meeting like? I think it is after 19th. Date is not fixed because the conveyor is not present right now. Thank you. और उसी तरह शैलेश भाई ने एक लिस्ट बनाई है, 12-15 क्वेश्चंस है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, तो कुछ शैलेश भाई अगर उसमें से पढ़ सके तो आई थिंक वो काफ़ी क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल रहेंगे। It's okay. It's okay. Okay. No problem. जैसे कि पुराना माल है उसका क्या होगा? अभी ये तो 9 फरवरी से आएगा, हमारे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, उसका क्या होगा? तो उस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। कुछ जैसे जॉब वर्कर है, बहुत सारे तो हम जॉब वर्कर से लेते हैं या हम करके देते हैं, तो उनका क्या होगा? BIS किसके ऊपर लगेगा? जॉब वर्क कर रहा है उसको लगेगा, जिसका ब्रांड है उसको लगेगा, या दोनों को लगेगा? तो वो सारे क्वेश्चंस का क्लैरिफिकेशन बाकी है। जैसे फर्स्ट हमने लिखा है टाइम फ्रेम फॉर क्लियरेंस ऑफ ओल्ड स्टॉक। हमने रिक्वेस्ट की 5 साल का हमें चाहिए ओल्ड स्टॉक क्लियर करने के लिए। फिर हमने दूसरा लिखा है गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजल ऑफ लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम एक्सपोर्ट इन लोकल मार्केट, क्योंकि एक्सपोर्ट का भी लेफ्ट ओवर्स रह जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, तो वो माल डिफरेंट देन BIS स्टैंडर्ड हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को ये कोई BIS स्टैंडर्ड लागू नहीं होंगे, उसके डिमांड वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से माल बनेगा। तो अगर वो BIS स्टैंडर्ड से अलग माल है, फॉर एग्जांपल जो अपने स्टैंडर्ड्स में ये अलग, तो क्या? तो फिर उसके लिए हमने मांगा है कि लेफ्ट ओवर्स को कैसे निकाल किया जाए। थर्ड है BIS एप्लीकेबिलिटी किसको लगेगी? मैन्युफैक्चरर को, जॉबर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेल को, वो हिसाब से हमने थोड़ी क्लैरिटी मांगी है। फिर ये जो ग्रेड का मैंने बताया, रेंज लिखने के लिए पूछा है। फिर राउंडिंग ऑफ साइज, अभी इन्होंने जैसे बताया जगेश ने कि 995 होगा तो 990 लिखना, तो हमने बोला जो लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स है वो 995 को हमको 1 लीटर लिखने देता है, तो ये 2 लॉ अलग कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से जाना चाहिए, ऐसा भी एक सजेशन भेजा है। फिर वेल्डेड प्रोडक्ट्स का जो बात किया, सॉल्व हुआ है तो हमें उसको रीज़न देना है कि क्यों अलाउ किया जाना चाहिए। तो एक पॉइंट लिखा था, इसके बाद वो मीटिंग में, लेकिन वेल्डिंग वाला फिलहाल तय किया है, लेकिन नोटिफाई होना बाकी है। फिर OEM सप्लाई, बहुत सारे जो लोग OEM सप्लाई करते हैं, अलग अलग पार्ट्स बेचते हैं, फिर उसका एक प्रोडक्ट वो बनता है, वो अपनी ब्रांडिंग से माल बेचता है, तो कैसा वर्कआउट करेंगे आप? आपका
ISI मार्क मारेंगे, डिफरेंट लाइसेंस होगा, दूसरा कोई प्रोडक्ट होगा उसका, फिर वो असेंबल होके माल बिकता है। तो इसके लिए हमने प्रोसीजर उनसे पूछा है। फिर एक पैकिंग के बारे में पूछा था, उन्होंने लिखा था इको फ्रेंडली पैकिंग यूज करना है। तो हमने बताया मार्केट में तो जो अपना गुनी का धंधा या जो भी है, तो पूछा है कि कई डिमांड कोई स्टेट में अलग रिक्वायरमेंट होती है पैकिंग की, तो हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है कि BIS के हिसाब से जाएंगे, वो हिसाब से बात किया। फिर एक दूसरा हमने पूछा है स्टेटस ऑफ कंपोजिट प्रोडक्ट्स, जैसे डब्बा है अपना स्टील का, ढक्कन है प्लास्टिक का, या कहीं इंसर्ट में स्टील अपन डाल के प्लास्टिक में वो जो बेचते हैं, तो GST तो स्टेनलेस स्टील के हिसाब से लगता है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट BIS में क्या होगी नहीं होगी, ये हमने पूछा है। रिकरिंग कॉस्ट का तो जगेश ने बताया कि माइक्रो को उन्होंने रिलैक्सेशन फिलहाल 2 दिन पहले ही दिया कि 80% ऑफ द कॉस्ट नीचे आ जाएगी, लेकिन दूसरे लोग को क्या, क्योंकि अपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो रोज के 2-2, 3-3, 4-4 लाख पीस बनाते हैं पीस, अगर 0.25 पैसे पर यूनिट देना है तो एक बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का जो आपने प्रश्न पूछा, तो BIS का रजिस्ट्रेशन पेचीदा एक है, जिन्होंने किया वो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से। तो हमने बोला अब इंडस्ट्री का नाम, एड्रेस, डिटेल, GST नंबर, ये वो जो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है वो दे दिया, तो आप उसको प्रोविजनल लाइसेंस दे दो, बाद में आपको जो करना है करो, प्रोविजनल लाइसेंस दे दो जिससे वो काम चालू कर सके। क्योंकि लास्ट एक मीटिंग जो हमने दिल्ली जब गए थे तब मीटिंग में मेरे ख्याल जितेंद्र तुम थे ना, उसने बोला, तो BIS ऑफिसर सामने वर्चुअल मीटिंग में था, उसने बोला कितना एक साल बोला ना वो रजिस्ट्रेशन का, तो चिल्लाया उसके ऊपर। वो मीटिंग कुछ ऐसे हो गई थी वहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा सा उनका ये हो गया था कि हमने कहा था हमारे 50,000 यूनिट है पूरे इंडिया में, आप कैसे रजिस्टर करोगे। उसमें BIS वाले भी थे, तो उन्होंने पूछ लिया था कि भाई आप कैसे कितना टाइम लगेगा आपको। तो BIS वाले के मुंह से निकल गया कि 70,000 मैन डेज लगेंगे, 70,000 मैन डेज लगेंगे एक इंडस्ट्री को करने को। आप तो 250 आइटम पे BIS लाए, तो थोड़ा सा एक ये हुआ था चर्चा, इसलिए उनको भी समझ में आया कि इसमें टाइम लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कुछ वो सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, इजी रजिस्ट्रेशन हो जाए। दूसरा हमने प्रश्न उठाया था सेकंड्स का माल कैसे निकाले, क्योंकि सेकंड्स तो निकलना ही है माल में, पाटे में से माल बनेंगे तो सेकंड तो आना ही आना है। तो जैसे डेंट का बताया, स्क्रैच का बताया, तो ये सब सेकंड्स हो जाएंगे। तो बोला हम उसका निकाल कैसे करें, तो पहले एक जन ने बताया कि ठीक है आप विदाउट ISI मार्क निकालो, मतलब बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। तो फिर नहीं ये बोला नहीं ISI तो मार्क होना ही होना है। तो एक जो भी है वो कौन है, मुझे नाम नहीं देना है, उसने ऐसा बताया आपको माल स्क्रैप करना पड़ेगा। मैं बोला सर 50% इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो ये उनके पास इनका फिलहाल कोई आंसर नहीं है, एक पेंडिंग क्वेश्चन पड़ा हुआ है। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट लिखा है, जो इन्होंने कालवट का पूछा, हमने पूछा हुआ है कि भाई कालवट का हमारे माल में मार्केट में बिक्री बहुत होती है, ऐसा भी है ट्रेडर माल लेता है, मैन्युफैक्चरर को भेजता है जॉबर के पास। तो ये सब प्रोसेस में अल्टीमेटली किसकी जवाबदारी, ISI मार्क या लाइसेंस या ये वगैरह वगैरह, तो ये सब क्लैरिटी नहीं होगी तब तक बोला इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर सकते हो। तो वी हैव represented them in this way and we are hoping in the next meeting this sheet of my questions will be taken up. इसके सिवाय कोई सवाल है जो हमने कवर नहीं किया है तो प्लीज बताइए, तो हम ऐड कर देंगे क्वेश्चन आपके। ये जो पर यूनिट 25 पैसा जो लगा है, तो ट्रांजेक्शन के मतलब पर यूनिट है या, क्योंकि अपने पास 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक आइटम है, तो 10 रुपये वाले को 25 टका है क्या 25 पैसा है? आइदर पर पीस आइदर पर किलो, व्हाटएवर यू आर सेलिंग, आप जो करते हो उसके ऊपर लगेगा। हाँ, तो वही बात है ना कि पर पीस समझो 10 रुपये भी बिकता है और 500 रुपये भी बिकता है, तो 500 रुपये वाले को भी 25 पैसा ही लगेगा जी। तो ये 10 रुपये वाले को तो नुकसान है। वही तो इशू है, अपने में छोटी छोटी आइटम बनती है ना बहुत सारी। हाँ, तो वो लिया है उनसे, मतलब बात चालू है। या तो पर ट्रांजेक्शन ही हो जाए या भी उसका कोई रेशियो बनाना पड़े। Then we'll think, we'll propose. अपने इंडस्ट्री में है ये प्रॉब्लम, तो इसके लिए वो उनसे बात चालू है। बिल्कुल राइट बात है। और कोई अगर आपके ध्यान में आ रहा है तो ये क्या है कि ये जो भी अभी 2-4 मीटिंग होंगी और उनसे
तो उसमें जो फाइनल आ जाएगा वो फिर अपने उनके साथ में अपने को उसी लॉ के साथ में रहना है अपने को। अब ये जो थिकनेस का बात है 0.5, तो वो थिकनेस ये डायरेक्ट प्रेसिंग का लेते हैं, अपने पास होता है स्पिनिंग 0.5 का 0.3 हो जाता है। वो था एक्चुअली शायद बोलना रह गया था, प्रेसिंग में जो रिडक्शन है ना, जैसे अगर हम 1 mm से ले रहे हैं 1 mm ले रहे हैं तो 0.8 तक प्रेसिंग में उसको अलाउ किया है और स्पिनिंग में 60% अलाउड किया है, 60% रिडक्शन, वो शायद बोलना रह गया। तो आई थिंक इसके आगे हितेन भाई और सुभाष भाई आगे बताएं। हमें पूरी इंडस्ट्रीज को ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का इतना हमें इन लोगों का हमें आभार मानना चाहिए कि वाकई में इन्होंने इतनी माइन्यूट मेहनत की है, इतना अपना टाइम दिया है। सबसे ज़्यादा आदमी को रहता है कि अपना वक्त देना, और खुद का वक्त देके आज कितनी बार दिल्ली गए, वहाँ गए, सबसे छोटी छोटी डिटेल लेके उसके लिए बनाया पूरा। तो ये जो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं पक्का बोलता हूँ कि स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज़ इनका जो ये योगदान है आप लोगों का वो कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि इनकी बातों पर से पता चलता है कि कितनी माइन्यूट चीज़ें सब उन्होंने उसके अंदर ये कि भाई कोई पॉइंट छूट ना जाए और अपने ट्रेड को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका बहुत ख्याल रखा है। तो शैलेश भाई और जगेश भाई और पूरी टीम, मतलब मैं पूरी टीम को बोलना चाहता हूँ कि भाई जिन्होंने इसमें जो मेहनत की है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।